अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, आज आपके साथ राव मंजर हयात जो कि कालम निगार हैं, उनका एक कालम आपकी समातों की नज़र करूँगा। पंजाब का मुकदमा। 1857 की जंग आज़ादी ज़ोरों पर थी। सरफरोशों की शुजाअत की बदौलत पाया तख्त दिल्ली अंग्रेज़ों के हाथ से निकल चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी की अफवाज हर मकाम पर अब तरीका शिकार थी। गोरे की अस्करी ताकत कम हो रही थी। उन्हें फौजियों की ज़रूरत थी ताकि बड़े सगीर पर दोबारा कब्ज़ा किया जाए। बहुत कम लोग इस सच को तस्लीम करते हैं कि मेरठ की छावनी की तरह लाहौर, सियालकोट और झेलम में भी हर सतह पर आज़ादी के परवाने अपनी जान नसार करने में फ़ख्र महसूस कर रहे थे। हद दर्जा मजबूरी में कंपनी के अंग्रेज़ कारिंदे नई सिपाही भर्ती करने के लिए दीवानों की तरह दौड़ धूप कर रहे थे। लॉर्ड बर्कले नाम का एक सीनियर अफसर कमालिया के नज़दीक नीली बार के मकामी सरबराह को मिलने आया। इस बहादुर सरदार का नाम राय अहमद खान खर्ल था। बर्कले को कतन अंदाज़ा नहीं था कि कितने बेखौफ इंसान के सामने खड़ा है। रवायत के मुताबिक राय अहमद को कहा कि वो अंग्रेज़ों की फ़ौज को दोबारा इस्तवार करने में मददगार हो और अफरादी क़ुव्वत मुहैया करे। मुलाकात 5 जुलाई 1857 को हुई थी। जवाब हैरान कुन था। खर्ल अपने घोड़े और ज़मीन किसी भी कीमत पर दूसरे के हवाले नहीं करते। बर्कले के लिए जवाब नाकाबिले कबूल था, लेकिन उसे राय अहमद की कदर व कीमत और मकामी इलाके में असर व रसूख का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। जंग के लिए कंपनियों को पैसे की भी ज़रूरत थी। तैश में आकर बर्कले ने मकामी इलाकों में लगान की शरह 4 गुना बढ़ा दी। किसानों ने इतनी ज़्यादा रकम देने से इनकार कर दिया। जवाब में बर्कले की क़यादत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एहलकारों ने जो या कबीले के मर्दों, औरतों और बच्चों को गेरा जेल में कैद कर दिया। ये जुल्म राय के लिए नाकाबिले कबूल था। फतेयार ने वट्टू और दीगर मकामी कबाइल को साथ मिलाकर खर्ल ने गोगीरा जेल पर हमला कर दिया। ये दावा गोरों के लिए हैरान कुन था। तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कोई मकामी सरदार एक सुपर पावर यानी बरतानिया की क़ुव्वत से जा टकराएगा। खर्ल के लश्कर ने 100 के लगभग फ़िरंगी सिपाही तहत कर डाले। चंद कैदी भी मारे गए। बाकी तमाम असीरान को आज़ाद करवा लिया गया। वस्ती पंजाब में अंग्रेज़ों की क़ुव्वत को मकामी सतह पर पहली बार किसी ने फैसला कुन तौर पर ललकारा था। यह 26 जून 1857 का दिन था। गुज़श्ता रोज़ फ़िरंगी फ़ौज को कम पहुंची तो उन्होंने रावी के साथ साथ तमाम मकामी गाँवों और देहातों को आग लगा दी। राय अहमद खान खर्ल की बीवी, वालदा और छोटे बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। शर्त रखी गई कि अगर खर्लों का सरबराह खुद नहीं आएगा तो अहले खाना को तोप से उड़ा दिया जाएगा। हद दर्जा मजबूरी में अहमद खान लॉर्ड बर्कले के पास पहुंचा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, मगर मामला मज़ीद संगीन हो गया। अहमद खान की गिरफ्तारी ने रावी दरिया के इर्द गिर्द के इलाकों में आग लगा दी। लोगों ने जत्थे तैयार करके अलम आज़ादी बुलंद कर दिया। अंदेशा था कि अंग्रेज़ मकामी लड़ाई में बर्बाद हो जाएंगे। हद दर्जा मजबूरी में राय अहमद को जेल से आज़ाद कर दिया गया, मगर अब वो एक मकामी कबाइल चीफ नहीं बल्कि आग का तूफ़ान था। और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। अहमद खान खर्ल ने मकामी लोगों को इकट्ठा किया और अंग्रेज़ों पर कारी ज़रब लगाने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी। इरादा था कि लाहौर को दीगर शहरों से मुनक़ता कर दिया जाएगा। फ़िरंगी पुलिस और अस्करी ताकत को ख़त्म कर दिया जाए। लॉर्ड बर्कले को इस मनसूबाबंदी की पूरी तफसील 2 गद्दारों ने मुहैया की। इनका नाम सरफराज खर्ल
اور निहान सिंह बेदी था। ये दोनों अहमद खान खरल के करीबी साथी थे। अहमद खान को इस गद्दारी का कतन कोई इल्म नहीं था। मंसूबा के मुताबिक अहमद खान अपने साथियों समेत रावी को एक ख़ास मुकाम से अबूर करके दूसरे किनारे की तरफ जा रहा था कि फ़रंगी फ़ौज ने मुखबरी के मुताबिक भारी तोपखाने से गोलाबारी शुरू कर दी, मगर पंजाब के ये सपूत इतनी बहादुरी से लड़े कि अंग्रेज़ तोपखाना फना हो गया और अंग्रेज़ फ़ौज को 2 मील तक अंदर धकेल दिया गया। यह मार्का गशकोरी के मकाम पर हुआ था। एक नामवर लिखारी दादा भोगी जो इस जंग में शामिल था पूरी तफसील रकम कर डाली। लड़ाई से पहले राय अहमद खान के अल्फाज थे, जमना ते मरना ए नाल ठोकर दे भज जाना, कंगण कच्ची वंगदा आखे लड़साना अंग्रेज़ दे, जिमें बल्दी शमा ते जोश पतंग दा। अंग्रेज़ों के पैर उखड़ चुके थे। इसी दौरान नमाज ज़ोहर का वक्त हो गया। अहमद खान ने लड़ाई रोक दी और नमाज पढ़ने शुरू कर दी। गद्दार लॉर्ड बर्कले को मुसलसल तमाम इत्तलात दे रहे थे। नमाज में मसरूफ़ देखकर एक दम यलगार की गई। नमाज की हालत में अहमद खान खरल को पहली गोली इसके करीबी रफ़ीक निहान सिंह बेदी ने मारी। रफ़ीक उसको बोलते हैं जो दोस्त हो। जैसे ही खरल गिरा, फ़रंगी दस्ते जिस्म को गोलियों से बूंद दिया। राय अहमद खान खरल शहीद हो गए। गोरों ने नज़दीकी देहातों में कत्ल आम बर्पा कर दिया। जामरा, पिंडी, शेख मूसा और दीगर देहात नजर आतश कर दिए गए। पंजाब के बहादुर हार तो गए, मगर बहादुरी, जुर्रत और सरफरोशी की वो तारीख़ रकम कर गए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। वैसे बताता चलूँ कि लॉर्ड बर्कले को अहमद खान की शहादत के ठीक 2 दिन बाद फतेहानों ने कैफरे किरदार तक पहुँचा दिया था। आज मुझे ये सब कुछ लिखने की खास ज़रूरत महसूस हुई। अरसे से ये ताना सुनता आया हूँ कि पंजाब हमेशा बैरूनी ताकतों के सामने सरनगू हुआ। हमलावर जहाँ से भी आए, पंजाब ने उन्हें महफूज गुज़रगाह दी, हर सहूलत फराम की। मगर क्या कोई बता सकता है कि पोरस ने इस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज जो सिकंदर आज़म के साथ थी का किस जान निसारी से मुकाबला किया? क्या महाराजा रंजीत सिंह ने अंग्रेज़ों को हर मकाम पर शिकस्त नहीं दी? जब नादर शाह अफशार और अहमद शाह अब्दाली अपने लश्कर के साथ पंजाब आए तो पंजाब में मुग़ल हुकूमत के अहदेदार और दरबारी 2 हिस्सों में तकसीम हुए। एक ग्रुप हमलावरों का आलाकार बना। दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ। बाबर आज के उज़्बेकिस्तान के शहर फरगान से निकला और मकामी गद्दारों के तावन से काबुल पर काबज़ हुआ। फिर यहाँ से आगे भी उसे गद्दार मिले और वो दिल्ली तक पहुँचा। क्या ये हकीकत नहीं है कि अंग्रेज़ों ने पूरी कुव्वत रखने के बावजूद महाराजा के सामने किसी सूरत में टिक नहीं पाए? पंजाब की तारीख़ को गौर से पढ़िए, आपको बहादुरों के खून से लिखे हुए कारनामे नज़र आएंगे। हाँ, किसी भी खित्ते या इलाके के लोगों की तरह पंजाब में भी गद्दार मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं, मगर सवाल यह है कि गद्दार किस कौम या इलाके में नहीं होते। दुनिया को छोड़िए, बड़े सगीर में आपको इस सिफली सतह के अनगिनत किरदार हर कौम, कबीला, इलाके और अफराद मिल जाएंगे। मगर किसी पर भी कोई शुबा देख लीजिए, सियासत, रियासती इदारे, ब्यूरोक्रेसी, ताजर, एक बात बतौर ताना सुनने को ज़रूर मिलेगी, ये तो पंजाबी है। बलूचिस्तान में रहने का तवील इत्तेफाक हुआ। वहाँ आबादी 2 हिस्सों में बटी हुई है, पठान और बलोच। पठान बेल्ट में जो भी गैर पठान है उसे पंजाबी गर्दाना जाता है और उसके साथ हर सख्ती रवा रखना कदरे आसान है। यही सूरत हाल बलोच एरिया की है। इलाकाई तासब को खुद देख चुका हूँ, मगर पंजाब की मेरिट पर बात की बल्कि तारीफ़ करने वाला कोई भी नहीं। मौजूदा पंजाब में 12 करोड़ आबादी का हिस्सा है। कुछ न कीजिए, सिर्फ ये देख लीजिए कि इतने बलोच पठान बलोचिस्तान और केपी में नहीं जितने पंजाब में आबाद हैं, इतने महाजर कराची में नहीं जितने इस सूबे में आबाद हैं। इसमें किसी किस्म की कोई बुरी बात नहीं। पंजाब में तासब हद दर्जा कम है।
آپ کسی گاؤں شہر قصبے میں چلے جائیے، ہر قومیت کا شخص بڑے آرام اور سکون سے زندگی گزارتا نظر آئے گا، مگر کیا دوسرے صوبوں میں ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی رویہ ہے؟ کچھ عرصہ پہلے گوادر جانے کا اتفاق ہوا، معلوم ہوا کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد یا تو ہجرت کر چکے ہیں یا قتل کر دیے گئے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی کے ریاستی اداروں میں کسی قسم کا کوئی نسلی تعصب موجود نہیں، یہ بات قابل فخر ہے۔ مجھے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ گالی صرف پنجاب کو ہی کیوں پڑتی ہے، جو تمام صوبوں کے لیے ایک امن اور بلا تفریق ترقی کرنے کی جگہ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ جناب ذرا اپنے صوبوں کے اندر معاملات کو بھی تعصب کی عینک کے بغیر دیکھ لیجئے۔ ذاتی طور پر میں ہر قسم کے تعصب سے بالا تر ہو چکا ہوں۔ میرے والدین ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے، پنجاب میں ہی پیدا ہوا، یہیں سے CSS کا امتحان پاس کیا۔ 60 برس سے زیادہ عمر ہو چکی، آج تک مجھے پنجاب میں کسی بھی دیگر قومیت کے خلاف معمولی سا تعصب نظر نہیں آیا، مگر دوسرے صوبوں میں شاید معاملات اتنے خوشگوار نہ ہوں۔ پہلے سے بہت خوشگوار نہ ہوں۔ بہت سے علاقائی اور قوم پرست سیاستدانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں ہر شعبے سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو صوبہ بدر کیا، مگر اس تل حقیقت کو تحریر کا مرکزی نقطہ نہیں بنانا چاہتا۔ سنجیدہ ترین سوال تو یہ ہے کہ تمام اکابرین اپنے صوبہ کی بھلائی چاہتے ہیں، جو درست بات ہے، مگر پنجاب کا مقدمہ کون لڑے گا؟ کس میں جرأت ہے اس صوبے کے معتدل اور متوازن رویے کو دوسروں کے لیے مثال قرار دے؟ دوستو، یہ جو میں نے آپ کے ساتھ کالم شیئر کیا ہے، یہ راؤ منظر حیات صاحب کا ہے۔ مزید اس طرح کے انفارمیٹو کالم سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو۔